हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। शुरू से आखिरी तक आप वीडियो को देखिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आखिरी में आपको जो मिलने वाला है वो एकदम महत्वपूर्ण है, परीक्षा की उपयोगी रहेगी वो। अभ्यास प्रश्न 40 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप शुरू से आखिरी तक देखिए, तभी वो चीज़ जो है आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा के बारे में बताया गया है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एडुकेशन या एजुकेशन हम जब बोले, ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निकला हुआ है। तो इसमें दो शब्द है, एक तो ई, दूसरा है ड्यूको, है ना। और ई का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर, जिसको हम अंतर्निहित कहते हैं। और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ये लैटिन भाषा का ये शब्द है। तो इस प्रकार से एजुकेशन एजुकेशन अंदर से बाहर की ओर बढ़ना या विकसित होना। कहने का मतलब है शिक्षा तो व्यक्ति की आंतरिक शक्ति होती है, और उस आंतरिक शक्ति को विकसित करने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कैसा प्रोसेस है? एक द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में भारतीय शिक्षा शास्त्री स्वीकार करते हुए एक पक्ष अंतःवासी मतलब छात्र को और दूसरा पक्ष अध्यापक या शिक्षक को स्वीकार किया गया है। अब यह भी स्वीकार किया गया है कि दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे हम देखें कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है कि शिक्षा में क्या पढ़ाना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी को पढ़ाना। तो इसका मतलब यह है कि छात्र और शिक्षक के साथ तीसरा जो पक्ष आता है वो है विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। इसको भी स्वीकार किया गया है, और यह विषय वस्तु प्रदान करता है समाज। तो त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। अब इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? किसके? शिक्षा के। तो सर्वप्रथम बॉबित महोदय ने 1918 में इसके उद्देश्य को शब्दों का जो है प्रयोग किया। वो थर्नर और क्वालिटी ने उद्देश्य के चुनाव हेतु व्यवहारिकता, अनुकूलता, उपयोगिता, समयबद्धता, समुचितता का होना आवश्यक मानदंड अपनाया। थोड़ा सा हिस्ट्री है इसके बारे में। फिर उसके बाद देखते हैं कि वीडी भाटिया ने ठीक ही लिखा है कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खा करके किसी तट पर जा लाएगी। तो यहाँ पर बालक को नौका माना गया है और शिक्षक को नाविक माना गया है, लेकिन इन सब के लिए एक लक्ष्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी थी ब्लूम ने। तो उसने शिक्षण और मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का सफल प्रयास किया था, और उसका वर्गीकरण मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित है। तो ब्लूम 1956 में जो इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसके बाद RF मैगर फिर DR कैथवाल ने भी इस क्षेत्र पर कार्य किया। लेकिन हम ब्लूम के वर्गीकरण को पढ़ेंगे क्योंकि एक सर्वोत्तम है। इन्होंने जो 3 पक्ष जो आधारित इन्होंने जो सिद्धांत बताया है, उसमें से पहला पक्ष है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको हम बौद्धिक पक्ष भी कहेंगे, और ये सबसे अधिक महत्व का है। और इसमें समाहित जो क्रियाओं को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से 6 भाग हैं? पहला है ज्ञान। तो ज्ञान जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र की छोटी इकाई है, और यह स्मृति भ्रामक मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित है। इसमें सूचना, तथ्य और आंकड़ों का प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, परिभाषीकरण, स्मरण करना ये सम्मिलित हैं। छात्र मौलिक अधिकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संविधान का अर्थ है स्पष्ट कर सकेंगे। ये इस प्रकार से इसके एक उदाहरण हो गए कि क्या चीज़ है ज्ञान। ठीक है।
जो भी अपने मौलिक अधिकार हैं उनको यदि वो स्मरण में रखता है या संविधान का अर्थ जानता है, तो ये जो ज्ञान है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र की एक छोटी इकाई होती है और जिसमें सूचना, तथ्य और आंकड़ों का इस प्रकार से स्मरण रखा जाता है। फिर आगे हम देखें अवबोध। अवबोध जो है ज्ञान प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति के बाद अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी सबसे पहले ज्ञान मिलेगा, फिर छात्रों में अवबोध का स्तर आएगा। तो अवबोध का स्तर का विकास जब होता है जब वह किसी तथ्य से संबंधित ज्ञानात्मक प्राप्त या उद्देश्य प्राप्त कर चुके हों। देखिए, अवबोध से पहले ज्ञान तो होना ही जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें हम ये समझते हैं कि इस उद्देश्य के अंतर्गत परिभाषा देना या उसको अनुवाद करना या प्रतिपादन करना या वर्गीकरण करना, उदाहरण दे पाना, तुलना करना, ये सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो छात्र नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्य की तुलना कर सकते हैं, तो वो फिर अवबोध स्तर में ये पहुंच गया। फिर आगे हम देखें ज्ञानोपयोग। स्मरण की गई या समझी गई विषय वस्तु को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता। मतलब जो भी उसने जाना या समझा हुआ है उसको जहाँ पर भी उसको जो नई परिस्थिति है उसमें किस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्रयोग में ला रहा है। तो इससे छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास होता है। इसमें छात्रों में प्रयोग करना, प्रदर्शन करना, जांच करना, पूर्व कथन देने की योग्यता का विकास होता है। तो छात्र नागरिकों के अधिकारों संबंधी या संवैधानिक संशोधनों की वो समीक्षा कर सकता है। फिर आगे हम देखें विश्लेषण। यह विषय वस्तु के विभिन्न अंगों को विभक्त करके उसमें निहित संरचना को समझने की योग्यता है। तो छात्रों में सामाजिक अध्ययन से व्यवहारिक कौशल उत्पन्न होते हैं और इसके अंतर्गत छात्रों में गणना करना, मानचित्र पढ़ना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, ये आदि क्षमताओं का विकास होता है। फिर आगे हम देखें पक्ष में अभिरुचि। इस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति से छात्र का सामाजिक अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। वह इस विषय के महत्व को समझ पाता है। तो महत्व को समझ पाना ये अभिरुचि के अंतर्गत आएगा। फिर आखिरी में है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम देखें तो आंतरिक प्रमाण के रूप में आकलन और बाह्य प्रमाण के रूप में आकलन, ये दोनों शामिल होते हैं। तो यह विषय वस्तु के महत्व का आकलन करने की योग्यता होती है। तो ये हुआ आपका संज्ञानात्मक पक्ष। फिर आगे हम देखें भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष में जो इसको स्थूल वर्गों में इसको विभक्त किया गया है, क्या क्या, एक तो ये कि स्वीकार करना, जिसको प्राप्ति या ग्रहण करना भी कह सकते हैं। तो ये भावात्मक क्षेत्र का प्रारंभिक और निम्नतम स्तर है। तो इसमें सीखने वाले उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहले कोई भी चीज़ हो वो एक्सेप्ट तो करे उस चीज़ों का, जो भी वो सीख रहा है स्वीकार करना, इसलिए प्रारंभिक और निम्नतम स्तर में आएगा। फिर क्या होगा, अनुक्रिया। तो इसके अंतर्गत अधिक उत्प्रेरणा तथा अवधान में अधिक नियमितता की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारिकता की दृष्टि से इसे अभिरुचि भी कहा जा सकता है। फिर आगे है मूल्य निर्धारण। इसके अंतर्गत व्यवहार की उत्प्रेरणा आती है जो व्यक्ति के किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होती है, जिसे अभिवृत्ति कहा जा सकता है। फिर आगे हम देखें संगठन या व्यवस्था। तो व्यक्ति का व्यवहार सामान्यतः किसी एकाकी अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर के अभिवृत्ति समूह से होता है। एकाकी अभिवृत्ति माने एक चीज पर वो उसका व्यवहार नहीं होता, उसका कई और भी जो मूल्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो व्यवहार की उत्प्रेरणा है, वो एक समूह से फिर होता है। तो ऐसे समूह के संगठित रूप को हम व्याख्या कहते हैं। फिर आगे हम देखें मूल्य का लक्षण वर्णन। मूल्यों को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होता है। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाता है जो जीवन दर्शन कहलाने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया दो पक्ष। अब आते हैं तीसरा पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष, जिसको हम 5 श्रेणियों में विभक्त कर रहे हैं। जैसा कि ये ब्लूम ने किया है, हमने तो उस चीज को बता रहे हैं। ठीक है, तो अनुकरण में
व्यक्ति किसी भी कार्य को होते देख स्वयं करना प्रारंभ कर देता है, तो इसको अनुकरण बोलते हैं। फिर परिचालन क्या है? इस कार्य में शुद्धता लाने के लिए निर्देशों का पालन करता है। फिर धीरे धीरे नियंत्रण द्वारा कार्यों को शुद्ध और सही करना प्रारंभ करता है। फिर संयोजन या संधिबद्ध करना, यानी क्रमबद्ध रूप से कार्यों को करते हुए कार्य में सामंजस्य बैठाता है। फिर स्वाभाविकरण में धीरे धीरे वह व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, यानी एक प्रकार की आदत और कौशल रूप में वो आ जाती है। अब आते हैं हम शिक्षण के सिद्धांत, जिसको हम शिक्षण सूत्र कहेंगे। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, वे अधिकाधिक सामाजिक हो सकें, समाज के लिए उपयोगी बन सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें शिक्षण को सफलीभूत बनाना, यानी सफल बनाना आवश्यक है। और सफल शिक्षण के मूलभूत जो सामान्य सिद्धांत हैं, जो शिक्षण सूत्र हैं, वो आधारित होते हैं उससे। तो प्रत्येक शिक्षक को इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। तो शिक्षक को शिक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें से पहला जो प्रमुख शिक्षण सिद्धांत है, वह जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि जो भी विषय वस्तु है वो छात्र के वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित हो सके, या यूँ कहें कि छात्रों की सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पर्यावरणों का उपयोग किया जा सके। तो विषय वस्तु का संबंध वास्तविक जीवन से जोड़ना यह आवश्यक है, क्योंकि जीवन से संबंध स्थापित किए बिना मानवीय संबंधों को समझना कठिन है। फिर उसके बाद आते हैं हम रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि शिक्षण को सफल और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विषय वस्तु में छात्रों की रुचि उत्पन्न की जाए। रिवलिन के अनुसार बालक की सक्रिय रुचि अधिगम को बढ़ाती है। यदि वो रुचि ले रहा है, सक्रिय रूप से रुचि ले रहा है, तो वो सीख ज़्यादा पाएगा। ये किसका कहना है? ये रिवलिन ने। फिर आते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। तो प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है, जिससे वह अपने आप कार्य में फिर रुचि लेने लगता है। फिर आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, उससे उनको सीखने का अवसर मिलता है। तो शिक्षक को इस मूलभूत और मनोवैज्ञानिक आधार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और इस सिद्धांत का महत्व रायबर्न ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। सर्वप्रथम महत्व रखता है। ये किसके अनुसार? रायबर्न के अनुसार। शिक्षा मतलब छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है। अब आते हैं हम चयन का सिद्धांत। चयन सिद्धांत का अर्थ है ज्ञान अति विस्तृत है और अतः छात्रों की योग्यता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार उनमें से केवल उपयोगी और लाभप्रद बातों का ही चयन करना चाहिए। तो ये चयन एक प्रकार से चुनाव होती है कि छात्र को किसकी ओर जाना है, कौन सी चीज़ उसको समझनी है। नियोजन का सिद्धांत अति विस्तृत ज्ञान की चुनी हुई बातों को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उनको नियोजित करना अनिवार्य है, क्योंकि नियोजन अपव्यय को रोकता है। आप पहले से तैयार रहें, नियोजित किए रहें, तो वो फिर समय का अपव्यय भी रुकेगा, सामर्थ्य भी का भी अपव्यय रुकेगा, है ना। इस प्रकार से तो यह शिक्षक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। अतः किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, किस विधि को अपनाना है, किस सहायक सामग्री का उपयोग करना है, ये पहले से नियोजित कर लेनी है। फिर आगे हम देखें विभाजन का सिद्धांत। तो विभाजन का सिद्धांत का अर्थ है शिक्षक को अपने विषय वस्तु को सुगम बनाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए क्रमिक सोपानों या पदों में ये विभाजित कर लेनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए, छात्र केंद्रित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, यानी सीखे हुए ज्ञान को समयानुसार दोहराना चाहिए, नहीं तो क्या होगा,
बालकों की स्मृति चिन्ह में वक्त के अनुसार, समय के अनुसार धुंधले हो जाएंगे, यानी वो भूल जाएंगे। इसलिए दोहराना बहुत ज़रूरी है। दोहरान के अभाव में बालक सीखा हुआ ज्ञान को भुला देते हैं। ठीक है, तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ये आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। प्रमुख शिक्षण सूत्र, ये तो हो गया सिद्धांत। अब शिक्षण सूत्र क्या है? तो अनेक सूत्र हैं शिक्षा शास्त्र में, और इनका आविष्कार तो नहीं किया गया है, बल्कि इनको खोजा गया है। इस कार्य में कमेनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर का ये बहुत योगदान रहा है। तो वे सूत्र जो शिक्षण मार्ग को सुगम उक्तियां बनाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं, और शिक्षण और सीखना को ये आगे बढ़ाते हैं। तो शिक्षण सूत्र का अनुकरण करने से शिक्षक अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है, और अधिगम के क्षेत्र में वो शिक्षण की प्रभावशीलता और सफलता के लिए कुछ शिक्षण सूत्र वो जब जानता है तो उसकी चर्चा पर उसको ध्यान दिया जाना चाहिए। तो क्या क्या है शिक्षण सूत्र में? सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात कितना जो जाना हुआ है, और उससे फिर अज्ञात की ओर। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है, और इस पसंद का सब बातों तक जिनका उससे अभी संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। तो अतः अध्ययन के लिए आवश्यक है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले इस बात का पता लगा लें कि बालक को उस विषय का कितना ज्ञान है, तभी वो नए ज्ञान को जोड़ पाएगा। तो शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के पाठ में इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे है सरल से जटिल की ओर। बालकों का ये पहले विषय की जो सरल बातें बताई जाए, फिर उसके बाद जटिल बातों को बताया जाए। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी लिखा है कि यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त कुछ नहीं सीख पाएगा, और शीघ्र ही उस विषय से फिर उसको घृणा और अरुचि हो जाएगी। ठीक है, तो परंतु इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरल बालक के दृष्टिकोण से हो, न कि शिक्षक के। शिक्षक को जो सरल लग रहा है उससे बात नहीं है, बालकों को सरल लगना चाहिए। तो क्योंकि सारा प्रयोजन जो है किसके लिए है? बालक के लिए। तो जो बात बालक के दृष्टिकोण से कठिन हो, तो हो सकता है शिक्षक के दृष्टिकोण से वो सरल होता है। तो इस बात का ख्याल रहे, हमको बालक केंद्रित शिक्षा अपनानी है, उनकी सरलता को ध्यान में देना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस शिक्षण सूत्र को आगमन से निगमन की ओर भी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगमन से निगमन की ओर, उसी को विशिष्ट से सामान्य की ओर कहा जाता है। तो इसके माध्यम से छात्र किसी भी सैद्धांतिक विषय का निर्माण कर एक नियम तैयार कर लेते हैं। यह नियमीकरण उन्हें अध्ययन में सहजता और सरलता प्रदान करता है। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण का प्रारंभ आगमन से करके निगमन में समाप्ति की संकेत देता है। तो इस शिक्षण सूत्र को उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। सबसे पहले उदाहरण देगा या कहानी प्रस्तुत करेगा, फिर उसके बाद उसमें जो निहित शिक्षा है उसको वो बताता है, नियम को बताता है। पूर्ण से अंश की ओर। एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि बालक प्रथमः संपूर्ण वस्तु का दर्शन करता है। पूरा एक चीज जो सिलसिलेवार उसको चीज को पता रहनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके जो विभिन्न भाग हैं, प्रभाग हैं, उपभेद हैं, उसको जानता है। अतः ज्ञान प्रदान करने की रीति में पहले पूर्ण वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, फिर उसके बाद उस वस्तु विशेष के अंश या हिस्से पर अवधान केंद्रित करना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। बालक के सामने उपस्थित प्रत्यक्ष साधन या वस्तु के बारे में उसे बतला करके उसके बाद अप्रत्यक्ष साधन के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। मतलब जो पहले से मौजूद हैं, प्रत्यक्ष हैं, साधनों द्वारा बालकों का शीघ्र ही विषय को समझ लेना होता है। द्वितीय मत यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से बालक में पूर्व में अपना विश्वास बना लेता है। तो प्रत्यक्ष मतलब
अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। फिर आगे हम देखें स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सामान्यतः सभी छात्रों को स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता है और यह ज्ञान वस्तु के दर्शन में निहित होता है। स्थूल ज्ञान के उपरांत वस्तु के सूक्ष्म अवयवों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इसका दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण भी कहा जाता है। मूर्त जो कि दिखता है और अमूर्त जिसको हम केवल चिंतन कर सकते हैं। तो कठिन विषयों के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक जब यही मार्ग अपनाता है तब वो सूक्ष्म का प्रयोग स्थूल के उपरांत होता है, ये समझ पाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों ही की आवश्यकता होती है, लेकिन विश्लेषण से संश्लेषण की क्रिया में वस्तु का पहले अध्ययन किया जाता है, फिर इसके उपरांत प्रत्येक तत्व अवयव जिससे वो बना है उसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो विश्लेषण का तात्पर्य तत्वों को संयोजित करके पुनः उनका विभाजन करना है। उसी प्रकार संश्लेषण से आशय अवयवों का परस्पर संबंध कायम करना है। विश्लेषण, मान लो कोई खिलौना है उसको हमने अलग अलग कर लिया, उसको हो जाएगा विश्लेषण, और फिर उसको जोड़ना, असेंबल करना, उसको बोलेंगे हम संश्लेषण। अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभिक अवस्था में बालक का ज्ञान अनिश्चित और स्पष्ट होता है। इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर शिक्षक उसके ज्ञान को धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित करता है। इसी प्रकार के ज्ञान द्वारा छात्र कालांतर में प्रौढ़ हो जाते हैं। अनुभव से तर्क की ओर। बालक देखकर अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। देखने से जो अनुभव उसके मस्तिष्क में संचित होता है वह तर्क शक्ति को बढ़ाने में बालक की मदद करता है। हरी घास पर क्षण भर नामक एक कविता है। इस पाठ को पढ़ाने के दौरान बालक को हरी घास का प्रत्यक्ष तो अनुभव होना ही चाहिए, फिर उसके बाद वो हरी घास के गुणों को जानने का प्रयास करेगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिकता के तार्किकता की ओर। मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर, यानी इस सूत्र के अनुसार बालक की शिक्षा को उनकी रुचियों या रुझान आदि के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाए वैसे वैसे उसे तार्किक बनाना चाहिए। अब आते हैं हम शिक्षण विधियों के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे शिक्षण सूत्र के बारे में, अभी हम शिक्षण विधियों या व्यूह जो रचना होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। शिक्षण कार्य करने से पूर्व शिक्षक अपने मस्तिष्क में जो मनोरचनाएं तैयार करता है, जो प्लानिंग करता है, उनका उद्देश्य शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त करना होता है। इसमें वह विभिन्न प्रकार के तथ्य एवं विचार सम्मिलित करता है जिसको हम व्यूह रचना कहते हैं। तो एक सफल शिक्षक व्यूह रचना करते समय किन प्रतिमानों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला है सूचना प्रक्रम, फिर है अग्रिम संगठन प्रतिमान, फिर है परीक्षा प्रतिमान और फिर है सहगामी अधिगम। अब नाम जो है ऐसा है कि जो कि चर्चित नहीं है, हमेशा प्रयोग में लाते नहीं हैं, इसलिए ये कठिन लग रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर देखिए, इन चीज़ों को समझना में थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल हो जाएगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। आप इन क्रमों को याद रखी रहिए, सूचना प्रक्रम, अग्रिम संगठन प्रतिमान, फिर परीक्षा प्रतिमान और सहगामी अधिगम। अब हम आते हैं शिक्षण। शिक्षण जो कार्य होती है वो कला और विज्ञान दोनों है। वर्तमान में हम देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को किसी भी शिक्षण विधि का चयन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो ये कि उद्देश्यों की प्राप्त करने में वो सहायक हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पालन करने वाली हो, विद्यार्थी की योग्यता, उसका स्तर, रुचि और उसकी आवश्यकता पूर्ति करती हो, समस्त विधियां बाल केंद्रित हो, प्रजातांत्रिक नियमों पर आधारित हो, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में अपना ज्ञान विद्यार्थियों पर न थोपे
शिक्षण विधि क्रियाशीलता पर आधारित हो, अर्थात फ्रॉवरेल के करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित हो। शिक्षण विधि द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें संवेगात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का समुचित विकास होना चाहिए। शिक्षण विधि सहायक सामग्री से का उसमें समुचित उपयोग हो। सहायक सामग्री ऑडियो विजुअल हो। इसके प्रयोग से बालक के सभी ज्ञानेंद्रियां उपयोग आती हैं और जिससे बालक का ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कुछ शिक्षण विधियाँ। वैसे आज अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, फिर भी जो परंपरागत विधि है उसमें से हम देखें तो पाठ्य पुस्तक पद्धति वो परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है, जिसमें पाठ्य पुस्तक को एक साधन के रूप में प्रयोग लाते हैं। फिर उसके बाद आती है शिक्षण केंद्रित विधि, जिसमें हम व्याख्यान पद्धति या कहानी पद्धति को हम रखते हैं। इसमें शिक्षण की भूमिका प्रधान होती है, मुख्य होती है, और बालक एक निष्क्रिय मुक्त श्रोता के रूप में होता है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप जो है एक निष्क्रिय हो, मतलब आप केवल सुन रहे हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं सुन रहे हो, लेकिन एक सुन रहे हो, एक मुक्त श्रोता के रूप में आप सुन रहे हो। तो यहाँ ये भी एक प्रकार से एक शिक्षक केंद्रित हो गया। आज के मनोवैज्ञानिक रूप में इन विधियों को नकार दिया जाता है। तो बालक केंद्रित विधि है। बालक केंद्रित विधि में बालक की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक एक मार्गदर्शक, एक वातावरण के निर्माता के रूप में होती है। बालक सक्रिय होकर के सीखेगा, तो वो योजना बनाएगा, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, समस्या निकालेगा, फिर उसका समाधान करेगा। प्रयोगशाला विधि करके देखेगा। विचार विमर्श विधि, निरीक्षित और या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये इसका उपयोग किया जाता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा पर ये आधारित विधियां हैं। वैसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक युग में शिक्षा बालक को शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया में जो प्रमुख स्थान प्रदान करने में समर्थ करती है, और अतः इन कारणों से इन बालक प्रधान विधियों को आधुनिक विधियों में संज्ञा दी गई है। मतलब ये जो बालक केंद्रित जो शिक्षा है इसको हम आधुनिक विधि मानेंगे। और प्रमुख जो शिक्षण विधियां हैं जिसमें से हम देखें किंडरगार्टन विधि, सुकराती जिसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, समस्या समाधान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, विवेचन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, बुनियादी विधि, दत्त कार्य विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, समवाय विधि, मॉन्टेसरी या साहचर्य विधि, प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, डाल्टन विधि। आइए आप लोगों को अभी बताने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के विषय में, जिसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं, शार्ट नाम में NCF 2005। तो इसके प्रारंभिक अध्याय में देश की आज़ादी के बाद जो किए गए पाठ्यचर्या में जितने भी सुधार हुए हैं उसके प्रयासों पर चर्चा की गई है। फिर इसकी जो दस्तावेज का जो प्रारंभ है वो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, राष्ट्रगान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति, जिसमें 21 राष्ट्रीय फोकस के समूह का गठन किया गया, और इसमें हम उच्च शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधि, जो NCERT के अकादमिक सदस्य हैं, गैर सरकारी संगठन NGO के जो प्रतिनिधि हैं, और विद्यालय के जो अध्यापक हैं, इनको सदस्य के रूप में बुलाया गया, फिर इनको शामिल किया गया। और फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान के राष्ट्रीय के दर्शन को अपनी आधारभूमि मानते हैं, और कुल मिलाकर के अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करने हेतु ये तैयार किया गया है। तो इसका मुख्य सूत्र क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, कोई बिना बर्डन के सीखना। तो इसका जो शिक्षा संबंधित सुझाव है NCF 2005 का, वो क्या है? देखिए, प्रथम अध्याय में शिक्षा संबंधी जो कमी है वो सुझावों को सम्मिलित किया गया है, और बताया गया है कि यह देखा गया है कि अगर विद्यार्थियों में निष्क्रिय रहने को मजबूर न किया जाए
तो आदान प्रदान में शिक्षक भी कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। बड़ों के मुकाबले में बच्चों की अवलोकन क्षमता अनुभूति में अधिक गहराई होती है। ज्ञान के सृजन के रूप में उनकी संभावनाओं की हमें अधिक कदर करनी चाहिए, ये बताया गया है। फिर आगे हम देखें तो शिक्षा किसी प्रकार की कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये भी बताया गया। यानी जिसको अध्यापक या डाक के जरिए कहीं पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। फिर प्रायः हमें यह सुनने को मिलता है कि उर्वरक तथा ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें सदैव ही बालक की भौतिक एवं सांस्कृतिक जमीन में गहरी पैठे में होती है तथा उन्हें सहपाठी या समुदाय द्वारा पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। फिर आगे ये भी बात रखी गई है कि ज्ञान के सृजन में सदैव पारस्परिकता अंतर्निहित होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। इन चीज़ों पर, इन कमियों पर इनको दिखाया गया है यहाँ। फिर उसके बाद एक उद्देश्य बनाया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा संबंधी जो उद्देश्य हैं उसमें हमने यहाँ पर जैसा कि रखा हुआ है कि बालकों में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य है कि उनको छूट रहे। फिर दूसरों की भलाई के प्रति तत्परता रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति हो, नवीन परिस्थितियों में सामना करने की क्षमता विकसित करना और बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना। फिर इसके 5 सिद्धांत इस प्रकार से हैं कि बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना, यानी सारा चीज़ जो है शिक्षा परीक्षा केंद्रित ही ना हो जाए, वो कक्षागत गतिविधि से जुड़े। फिर बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय पाठशाला के बाहरी जीवन से जोड़ना, पूरे जो उसका ज्ञान है वो अपने जीवन में किस तरह से उसका अनुप्रयोग करे, इस पर जोर। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, बालकों का चहुमुखी विकास होना चाहिए, इस पर आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए और बालकों में ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जो प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं उसमें शामिल हों। फिर आगे हम देखें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की जो शिक्षण अधिगम की नवीन विधियां हैं उसमें से हम देखें तो मिश्रित विधि, परीक्षण करके सीखने वाली विधि, करके सीखने वाली विधि, सामूहिक विधि और निरीक्षण करके सीखना, ये हुआ। फिर आगे हम यहाँ पर मूल्यांकन या मापन कहें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मापन से हमारा तात्पर्य मानसिक मापन से लिया जा सकता है और यहाँ पर हम देखें मापन जो है एक मूल्यांकन का एक अंग है। पूरा हम मापन को मूल्यांकन नहीं मानेंगे, वो मूल्यांकन का केवल एक अंग मात्र है। तो मूल्यांकन के लिए मापन तो आवश्यक है और यहाँ पर क्लास मेयर या गुडविन के अनुसार उन्होंने मापन को बताया है कि क्या चीज़ है। शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, उसका विस्तार और कोटि के निर्धारण से संबंधित है, तो ये शैक्षिक मापन हुआ। कार्लिंगर के अनुसार मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। तो हम जो सर्टिफिकेट जो तैयार करते हैं वो मापन है, जो अंकसूची प्रदान करते हैं वो मापन है, ठीक है। फिर मापन के क्षेत्र हैं, उसमें से हम देखें तो पहला है बुद्धि परीक्षण, फिर उपलब्धि परीक्षण, फिर अधिक्षमता परीक्षण, रुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, ये हैं। तो मूल्यांकन का तात्पर्य फिर क्या हुआ, यह पता लगाना कि कोई वस्तु मात्रा में कितनी अधिक या कितनी कम है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, इस बात का हर प्रकार से मूल्यांकन के संबंध में इसको हम कह सकते हैं। चाहे आप गेहूं का एक बोरा तौल रहे हों या कक्षा में बालक की योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हों, गेहूं के बोरे को तो आप क्विंटल या किलोग्राम में तौल लेते हैं, योग्यता का मूल्यांकन एक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर देखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन का अर्थ मूल्य निर्धारण से भी है, यानी सीखने की अनुभवों से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण करना, निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन है, मूल्य धन अंकन। थार्नडाइक का कहना है कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व है उनका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसे मापा जा सकता है।
जेरी लिमेक के अनुसार मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य, ध्येय या लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्य तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जा सकती है। कोठारी कमीशन कहते हैं कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। आखिर में तो होगा ही मूल्यांकन। इस सारा प्रयोजन में कितना हमने सफलता अर्जित किया वो तो मूल्यांकन से ही पता चलेगा। तो एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है कि शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से ये संबंधित होता है। फिर आगे हम देखें मूल्यांकन की भूमिका क्या है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी सिखाना और सीखना, ठीक है, प्रक्रिया में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए उद्देश्यों को तय करने, अधिगम अनुभव प्रस्तुत करने में, विद्यार्थी की संप्राप्ति की जांच करने में मूल्यांकन अधिगम काफ़ी योगदान देता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण और पाठ्य विवरण सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर शिक्षण हम क्या कहेंगे? शिक्षण जो है मूल्यांकन से शिक्षण विधियाँ, शिक्षण तकनीकें आदि कितनी प्रभावी हुई हैं यह पता लग सकता है। इससे अध्यापकों को अपने अध्यापन और अध्येताओं को अपने सीखने के बारे में पता चलता है। पाठ्यचर्या क्या है? मूल्यांकन की सहायता से पाठ्य पुस्तकों और विषय सामग्री में सुधार फिर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन से क्या क्या चीज़ हम को सुधार सकते हैं इसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। समाज मूल्यांकन से बाजार की मांग या आवश्यकता के अनुरूप समाज के प्रति उत्तरदायित्व का हिसाब पता चलता है, ठीक है। फिर अभिभावकों को क्या पता चलता है इससे मूल्यांकन के द्वारा? वो अपने बच्चों की प्रगति का विवरण स्पष्ट रूप से उनको मिल जाता है। तो शिक्षा की कार्य प्रणाली में हम देखें तो मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे अनेक उद्देश्य पूरा हो रहा है। गुणवत्ता पर नियंत्रण, उच्च कक्षा में प्रवेश, अन्य क्षेत्रों में चयन, ये मूल्यांकन से ही संभव हो रहा है। तो मूल्यांकन की सहायता से भविष्य के बारे में सोचना, निर्णय लेना सरल हो जाता है और एक प्रकार से दिशा ज्ञान आसान हो जाता है कि छात्र को भविष्य में कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा पेशा अपनाना चाहिए, क्या करनी चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन के विषय में हम देखें तो शैक्षिक प्रक्रिया में 3 मुख्य बिंदु हो गए। एक तो उद्देश्य, फिर अधिगम अनुभव क्रियाएं और विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। तो इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए उद्देश्य है एक तरफ विद्यार्थी की जांच यानी विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन, और एक तरफ है अधिगम अनुभव जो भी क्रियाएं हैं, और ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। एक इनमें चक्रीय संबंध हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या चीज़ है कि विद्यार्थी को कौन सा वांछित व्यवहार प्राप्त करने की दिशा में चलना चाहिए। और अधिगम अनुभव क्या है? वे क्रियाएं या अनुभव जो वांछित व्यवहार को प्राप्त करने में विद्यार्थी को करनी चाहिए। फिर विद्यार्थियों में उल्लेखनीय अधिगम होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। फिर विषय सामग्री के अधिक आदान प्रदान के लिए अध्यापक उचित विधि और माध्यम को अपनाएं। इस प्रकार प्रभावशाली अध्यापन वही है जो ज्ञान को उचित और सफल अधिगम अनुभवों की ओर ले जाए। अध्यापन के अतिरिक्त जो शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए और भी साधन अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि इसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था है, प्रयोगशाला, रेडियो, फिल्में, विज्ञान क्लब, भ्रमण, ये अन्य वास्तविक जीवन से इसको संबंधित सीखने की एक परिस्थितियाँ तैयार करती हैं। फिर आगे हम देखें मूल्यांकन की विशेषता क्या होनी चाहिए। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वो है वैधता। मूल्यांकन की वह मात्रा है, ये वैधता, कि जिसमें शुद्धता, योग्यता, विशेषता और तथ्य का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। तो मूल्यांकन की वैधता निर्धारण करने के लिए कसौटी का चुनाव करना पड़ता है। कोई भी मूल्यांकन तथ्य तभी वैध माना जाता है जब वो विश्वसनीय हो। यदि विश्वसनीयता शून्य है तो उसे किसी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं किया जा सकता। अब विश्वसनीयता क्या है? विशेष विश्वसनीयता
माने जो भी परीक्षण है उसमें हम विश्वास करते हैं। विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो तथ्य का समानता से मापन करती है, सबके लिए एक समान होती है। वो माप हेतु वो परीक्षण जिसके माप हेतु वो परीक्षण निर्मित हुआ था। ठीक है। अब व्यवहारिकता, प्रयोग की स्थिति, लिए गए समय, लागत की दृष्टि से मूल्यांकन को वास्तविक, व्यवहारिक और ठीक होना चाहिए। कोई मूल्यांकन आदर्श आदर्श आइडल तभी हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह व्यवहारिक हो। ठीक है, आदर्श हो सकता है कोई मूल्यांकन, लेकिन व्यवहारिकता उसमें होनी चाहिए, तभी वो प्रयोग की स्थिति में और लिए गए समय में लागत की दृष्टि में वो सही होता है। फिर पक्षपात रहित, यही है विश्वसनीयता वाली बात है, शब्दों का हेर फेर है। मूल्यांकन पक्षपात रहनी चाहिए और मूल्यांकन की स्पष्टता बनाए रखने के लिए छात्रों को यह ज्ञात होना चाहिए, यह आवश्यक है कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा रहा है और मूल्यांकन में प्रयोग होने वाली सामग्री, परीक्षा का रूप, रचना, अवधि, कोर्स के प्रत्येक अवयव आदि की जानकारी होनी चाहिए। उपयोगिता, सारा प्रयोजन उपयोगिता पर है, उसका छात्रों का उसको प्रतिपोषण मिलना चाहिए और उनकी जो वर्तमान क्षमता है और कमजोरी वो भी पता लगनी चाहिए ताकि उसका सुधार हो सके। मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? जो कुछ भी शिक्षा देते हैं उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य जितने स्पष्ट होंगे उतने ही हमें सफल शिक्षा का हम प्रबंध कर पाएंगे। किसी विषय को पढ़ाने में हमारा जो प्रयोजन होता है उसको पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है। प्रयोजन और उद्देश्य समझ करके हम शिक्षा दे सकते हैं और ये किस सीमा तक हम अपने शिक्षण द्वारा प्राप्त करने में सफल होते हैं, ये इसका हम स्पष्ट इससे कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई हुई शिक्षा का मूल्यांकन आवश्यक है। तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं इसका पता लगा सकते हैं। विभिन्न विषयों में जो प्रयोजन हमारे सम्मुख आते हैं उसमें जो प्राप्त की गई सीमा भी हमें मूल्यांकन द्वारा पता लग सकती है। कक्षा शिक्षण में जो अनुभव प्रदान किए गए वो कितना प्रभावशाली रहा इसको भी हम मूल्यांकन द्वारा परीक्षण कर सकते हैं। अब मूल्यांकन के उद्देश्य में यही कि बालकों का सर्वांगीण विकास, फिर अध्यापकों की कुशलता और सफलता का मापन, शैक्षिक उद्देश्य में स्पष्टता, वैज्ञानिक मूल्यांकन और शैक्षिक उद्देश्य में संशोधन में सहायक, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में मूल्यांकन की महत्ता है, उनकी कठिनाई, विफलता, सफलता का निर्धारण करने में, दोषों को दूर करने में, पाठ योजना में पुनरावलोकन यानी फिर से उसको एक बार से हम देख सकें, पुनर्गठन के विकास में सहायक होती है। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन का अर्थ, मापन जो है अपूर्ण है, मूल्यांकन का एक अहम भाग जरूर है लेकिन वो अपूर्ण है और मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण है। मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है और मूल्यांकन तो उद्देश्य पर आधारित होता है। मापन में सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मूल्यांकन में संभव है। मापन में किसी एक गुण या एक चर का मापन किया जाता है जबकि मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र में उसका मापन होता है। मापन में समय, धन, श्रम कम लगेगा, अब एक ही गुण का मापन किया जाएगा, लेकिन मूल्यांकन में ये अधिक समय लगता है। आइए अब समझते हैं आरटीई 2009। 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया जिसको हम शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के रूप में, और फिर इसको राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। फिर लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल पारित किया गया। तो ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का ये प्रावधान किया गया है और फिर 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था। ठीक है, उसको विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है।
ऐसा नहीं है कि भारत ही ऐसा किया है, विश्व में वो 135वां देश हो रहा है। तो राजस्थान राज्य में धारा 38 का लाभ उठाते हुए ये वर्ष 2011 में 29 मार्च को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में ये फिर लागू किया। अब राज्य भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने राज्य में, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों एवं अध्यापकों के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके बारे में हम बताएं। धारा 3 के अंतर्गत सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा प्रदान होना है और इसमें कोई शुल्क या राशि नहीं ली जाएगी, तो निःशुल्क है। फिर धारा 4 के अंतर्गत चिन्हित शाला से बाहर बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज, ये जो शाला त्यागी वाली बात आती है ना, शाला त्यागी जो बच्चे हैं। फिर ये यहाँ पर धारा 5 के अंतर्गत बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ने पर उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र तुरंत प्रदान करने का दायित्व शाला या विद्यालय के प्रधानाध्यापक को होगा। ऐसा नहीं कि रोक सकता है वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा जहाँ चाहे वहाँ वो पढ़ सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट पैदा न हो। फिर धारा 14(2) के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर धारा 16 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, नहीं शाला से बाहर किया जाएगा। देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना। इसी के कारण जो है फेल पास वाली जो बात आती है ना, मतलब एक जनरल प्रमोशन होना ही है। धारा 17 के अंतर्गत विद्यालय में बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। धारा 24 के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। धारा 30 के अंतर्गत अध्यापक को बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा और इस अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के घंटे भी निर्धारित किए गए, जो कि सारणी में प्रदर्शित है इस तरह से कि न्यूनतम कार्य दिवस कितना होना चाहिए। न्यूनतम कार्य दिवस जो प्राथमिक स्तर है वो 200 दिन का और न्यूनतम कार्य दिवस माध्यमिक स्तर में मिडिल में वो 220 दिन का। इसी को हम घंटे के रूप में देखें तो 800 शैक्षिक घंटा और माध्यमिक स्तर में 1000 शैक्षिक घंटा होना चाहिए। शिक्षण के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य के 45 घंटे होते हैं और अध्यापक को विद्यालय में बच्चों के आने के समय से 1 घंटे पहले आना और बच्चों के जाने के 1 घंटे बाद जाना होता है। ये महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम देखें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन क्या है। तो जो शिक्षा प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कि शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके मातृभाषा में हो, बालकों को समझने और जानने की शक्ति तथा उपयोग करने की योग्यता में सतत मूल्यांकन होना चाहिए, सर्वांगीण हो विकास होना चाहिए, बच्चे के ज्ञान अन्य शक्ति योग्यता का निर्माण हो, बालक को चिंता मुक्त बनाना और बाल केंद्रित क्रियाकलापों में प्रकटीकरण या खेल द्वारा शिक्षण होनी चाहिए, शारीरिक व मानसिक योग्यता का विकास करना, ये सारा चीज़ है। फिर आगे आते हैं हम सृजनशील बालक के विषय में जानते हैं। सृजनशील बालक मतलब ऐसा बालक जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके उपयोगी वस्तु बना लेता है, नवाचारी बालक है ना। तो नवीन विचारों के प्रति जागरूक होता है, तत्काल प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है और इसका सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि स्तर होना आवश्यक है। लेकिन एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है और प्रत्येक बालक अपनी बाल्यावस्था में किसी न किसी प्रकार से सृजनात्मकता का प्रदर्शन करता है, लेकिन इसका विकास वातावरण पर अधिक निर्भर होता है। इसकी पहचान कैसे करें? सृजनशील बालक की पहचान किन आधारों पर की जा सकती है? एक तो ये कि विचारों और अभिव्यक्ति में मौलिकता होती है, मौलिकता वाली बात आ रही है। अन्वेषणात्मक या जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले पाते हैं, गैर परंपरागत विचारों में रुचि
और अभिव्यक्ति में प्रभाव है, सृजन गौरव है, सृजन करने के बाद उनको गौरव अनुभव होता है, जोखिम उठाने में तत्पर हैं, अभिव्यक्ति में विविधता, रचनात्मक आलोचना, आमूलचूल परिवर्तनवादी। इनकी शिक्षा किस तरह से हो? देखिए, सृजनशील बालकों को उचित शिक्षा प्रदान करके सृजनात्मकता का विकास करवाया जा सकता है। इससे देश की उन्नति में योगदान उनका हम शामिल कर सकते हैं। तो सृजनशील व्यक्ति राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। तो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हो? एक तो ये कि सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शिक्षा की बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने में समर्थ होता है। तो इसलिए सृजनशील बालकों के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों में तरह तरह के सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर और वातावरण तैयार करना। सृजनशील बालकों में सृजनात्मक चिंतन का विकास किया जा सके और बालकों को अपनी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कल्पना का सम्मान करना, कभी भी उसका उपहास नहीं किया जाना चाहिए, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो इससे भी कल्पना और सृजनात्मकता में एक अटूट संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। तो मौलिक एवं लचीलेपन को प्रोत्साहन, यानी नवीन कार्य करने और पुराने कार्यों में अपेक्षित सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर आगे हम देखें, छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों के समक्ष समस्यात्मक प्रश्न और परिस्थितियों को प्रस्तुत करने, उनकी प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करना चाहिए। छात्रों के द्वारा दिए जाने वाले जो मौलिक सुझावों का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का उचित आयोजन, तो विद्यालय में पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए कि बालकों में अधिकाधिक सृजनात्मकता का विकास कर सकें। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की अपेक्षा व्यवहारिक पाठ्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए। फिर सृजनात्मक कार्यों से संबंधित जो सूचना है उनका संकलन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जितने भी सृजनात्मक कार्यों से संबंधित नवीनतम सूचना को संकलित करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए और छात्रों को इस हेतु पर्याप्त अवसर और सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। फिर आगे हम देखें, वंचित और अलाभान्वित बालक क्या होते हैं। देखिए, प्रत्येक बालक को अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए उचित सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता होती है। वातावरण के अभाव में कोई भी बालक अपना सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ होता है। तो वंचित बालक किसे कहेंगे? उन बालकों को कहेंगे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हों। दूर दराज के जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या ग्रामीण क्षेत्र के बालक इसमें शामिल होते हैं और शहरों के बालकों के समान इनको शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। इस प्रकार के बालकों में वे बालक भी शामिल होते हैं जो ग्रामीण कच्ची बस्तियों के गैर सुविधा युक्त जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इस प्रकार पारिवारिक वातावरण या संस्थागत वातावरण इन बालकों की शैक्षिक न्यूनता को और बढ़ा देता है। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि वे बालक हैं, वंचित वर्ग के बालक, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े और आवश्यक अपेक्षित अनुभव उद्दीपक नहीं मिलते, ऐसे जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बालकों का वांछित विकास नहीं हो पाता। तो इसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है? एक तो ये कि अल्प भाषात्मक विकास रहेगा, बाहरी दुनिया या उनमें होने वाले परिवर्तनों के प्रति वो अनभिज्ञ रहेंगे, उदासीन रहेंगे, निम्न अभिव्यक्ति स्तर रहेगा, निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि रहेगा, वाचन और अधिगम संबंधित निर्योग्यताएं रहेंगी। निर्योग्यताएं की बात हो रही है, ठीक है, इनमें योग्यता नहीं होगी। रूढ़िवादी, निराशावादी, शर्मिले, अंतर्मुखी, पूर्वाग्रह से ग्रसित, पहल शक्ति का अभाव, चिंता और भय की अधिक मात्रा, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति। अब इनकी शिक्षा किस तरह से हो? अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में फिर संशोधन होने चाहिए, भाषा संवर्धन कार्यक्रम चलने चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य का जीवन से जुड़ाव होना चाहिए, अभिभावकों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए और अनुदेशन कार्यक्रमों का आयोजन हो, बालकों की आवश्यकता एवं योग्यता के अनुरूप पर्याप्त अभ्यास कार्य हो, त्वरित अधिगम कार्यक्रम हो, अधिगम सामग्री का
प्रतिमाओं तथा सहायक सामग्री द्वारा प्रस्तुतिकरण यानी सहायक सामग्री का प्रयोग हो। फिर वंचित वर्ग के बालकों की जीवन शैली में परिवर्तन हो। कक्षा के सामाजिक और भावात्मक वातावरण में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सब कदम उठा करके हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जो सर्वांगीण विकास में सही दिशा प्रदान करे। अधिगम की कठिनाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं? तो देखिए, अधिगम की कठिनाइयाँ तो ये है कि प्रभावशाली अधिगम का मुख्य आधार तो अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा प्रदान करके शिक्षार्थियों को अधिगम के लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें इस अधिगम प्रक्रिया में कुछ तत्व या कारक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो जिन्हें हम अधिगम अवरोध कहेंगे या अधिगम कठिनाई उनको कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? वो ये कि अभिप्रेरणा की अनुपस्थिति, ठीक है। फिर हम आगे देखें, सीखने की परिस्थिति या फिर उद्देश्यहीनता, फिर शिक्षक की अदूरदर्शिता या परिणाम से परिचित न करवाना या अव्यावहारिकता, ये सारी स्थितियां हैं जो अधिगम कठिनाई के अंतर्गत आती हैं। आगे हम समझते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में। तो अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना। जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करें, फिर उसके बाद नवीन तथ्यों का खोज करें, फिर जीवन सत्य की स्थापना करना है तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। तो अनुसंधान एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, एक उद्देश्य उसका होता है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में फिर वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर रेडमैन और मोरी ने अनुसंधान को निम्न तरह से परिभाषित किया गया है कि नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास, नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास की अनुसंधान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ आप समझते हैं कि विद्यालय में हम देखें तो विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रिया और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना, ठीक है। फिर उदाहरण ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो निरीक्षक है अपने प्रशासन में प्रबंधक जो विद्यालय की व्यवस्था है उसमें जो प्रधानाचार्य हैं वो अपने विद्यालय के संचालन में और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार फिर ला सकते हैं। तो सबको मिलजुल करके एक प्रयास करनी है, एक वही जो है फिर क्या होगी, क्रियात्मक अनुसंधान आएगा फिर। तो यहाँ पर हम देखें क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में जो प्रमुख परिभाषा हैं उसमें से हम देखें तो स्टीफन एम कोरे, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ता द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। फिर मैक ग्रेथडे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह क्रिया में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। फिर आगे हम देखें रिसर्च इन एजुकेशन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, निरीक्षक, प्रशासक द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। मौले के अनुसार शिक्षक के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती है, तो मौके पर किया जाने वाले ऐसे अनुसंधान जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है शिक्षा में साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसका ऐतिहासिक परिदृश्य में हम देखें तो ये वर्तमान लोकतांत्रिक युग की देन है और इसको प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिका को ही जाता है। तो इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में जब कोलियार द्वारा ये किया गया था। कोलियार के बाद फिर लेविन ने 1964 में मानव संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग की सिफारिश की थी। अमेरिका में जो राइट स्टोन हैं वो पाठ्यक्रम ब्यूरो के कार्य के विवरण में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से ट्यूबा, ब्रेडी, रॉबिन्सन ये समस्या समाधान के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रमुखता प्रदान की।
शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, इसको स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्टीफन एम कोरे को है, और जिन्होंने 1953 में यह कदम उठाया। 1953 में उनकी जो पुस्तक है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, ये प्रकाशन हुआ, और फिर उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान की लोकप्रियता बढ़ती गई। तो इसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास, छात्र और शिक्षक के प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास, विद्यालय के कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और जो निरीक्षक हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास, शैक्षिक प्रशासकों और प्रबंधकों को विद्यालय के कार्य प्रणाली में सुधार और परिवर्तन के लिए सुझाव देना, फिर विद्यालय की जो परंपरागत रूढ़िवादिता है या यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना और विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, छात्र के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। इसके क्षेत्र में हम देखें तो कक्षा शिक्षण विधियों और युक्तियों में सुधार लाना, फिर शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करना, छात्रों की रुचि, ध्यान, तत्परता और जिज्ञासा में वृद्धि, और शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले जो गृह कार्य है उनकी गृह कार्य की प्रणाली को प्रभावित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर आगे हम देखें तो छात्रों के अनुसंधान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसका प्रयोग होता है। उनमें जो स्पेलिंग है, वर्तनी संबंधी त्रुटि, वाचन संबंधी जो समस्याएं हैं उस पर भी क्रियात्मक अनुसंधान प्रयुक्त किया जा सकता है। एक लंबा अनुपस्थिति या फिर विलंब से वो आता है तो इसके समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जा सकते हैं। छात्र शिक्षक संबंधी समस्या, छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्या में भी क्रियात्मक अनुसंधान हो सकते हैं। फिर परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्याओं के समाधान में भी ये प्रयोग हो सकता है। और फिर जो विद्यालय के संगठन और प्रशासन संबंधी जो समस्याएं हैं उनको समाधान हेतु ये प्रयोग ला सकते हैं। अब इसमें हम देखें क्रियात्मक अनुसंधान के जो चरण हैं, जो पद हैं, उसमें से पहला जो सोपान है वो है समस्या का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श होने चाहिए। फिर तीसरा सोपान योजना का चयन, फिर उपकल्पना का निर्माण, और ये 3 बातों पर इसको विस्तृत रूप से कर सकते हैं उपकल्पना को। वो ये कि समस्या का समाधान करने के लिए अपनाई गई जो योजना है, फिर योजना का परीक्षण, फिर योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य। तो इसका एक उदाहरण, यदि प्रत्येक छात्र में विभिन्न प्रकार की शिक्षण होती है तो सामग्री का प्रयोग किया जाए तो बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। इसका चौथा सोपान हम देखते हैं तो तथ्य संग्रह करें की विधियों का निर्माण। ठीक है। फिर आगे जो है 5वां जो सोपान है वो योजना का कार्यान्वयन और प्रमाणों का संकलन। फिर 6ठा सोपान में तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, और 7वां सोपान दूसरों को परिणामों की सूचना। ये हो गई। इसके बारे में हम विस्तार से किसी और दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। यहाँ पर गुण में हम देखें, गुण में भी इसके बारे में जो कक्षा का वातावरण है या कार्य प्रणाली में सुधार, जो प्रकृति की बात होती है, शिक्षक शोध के पदों से परिचित होता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शोध कार्य के लिए जागृत लाया जा सकता है, विद्यालय के प्रशासन में सुधार और परिवर्तन, विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों के विभिन्न दैनिक समस्याओं का व्यवहारिक और तथ्यपूर्ण समाधान, फिर विद्यालय को आधुनिक और समयानुकूल बनाना, फिर इससे प्राप्त निष्कर्ष व्यवहारिक रूप से काफ़ी सफल भी होते हैं। इसका दोष क्या है? इसका दोष कि ये स्थानीय महत्व का होता है। एक सामान्यीकरण इसका हम एक सभी सार्वभौमिक सबके लिए नियम लागू हो ऐसा हम नहीं मान सकते। इसके निष्कर्ष को सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। गुणात्मक रूप से कम महत्व है और क्रियात्मकता जो अनुसंधान की प्रकृति है मूलतः व्यक्तिनिष्ठ होती है। शिक्षक कभी कभी समस्याओं का वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक निरीक्षण करने में असमर्थ ये रहता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण भाग, वो है अभ्यास प्रश्न। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? तो यह मत है कोठारी शिक्षा आयोग का मत है।
अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है अभिभावक से, या फिर समाज सुधारक से, या माली से, या फिर राष्ट्र नायक से। तो इसका सही है, इसकी सर्वाधिक उपमा दी जा सकती है माली से। माली जिस तरह से बगीचे की रखवाली करता है, वैसे ही अध्यापक भी अपने बच्चों की हर एक ज़रूरत को पूरा करता है ना। इकाई योजना को किस में विभक्त कर बनाते हैं? इकाई योजना को दैनिक पाठ्य योजना, या फिर मासिक योजना, वार्षिक योजना, या साप्ताहिक योजना। तो इसका सही उत्तर है इकाई योजना को हम वार्षिक योजना में विभक्त करके बनाते हैं। प्रयोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी कैलपेट्रिक, या जॉन डेवी, या मॉन्टेसरी, या कहना चाहिए स्किनर ने। तो इसका सही उत्तर है कैलपेट्रिक ने ये पहली इसकी रूपरेखा बनाई थी। परंपरागत शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, या प्रयोजना विधि, या पर्यवेक्षण, या खेल विधि। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि एक परंपरागत शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। फिर आगे हम देखें, अच्छे प्रश्न पत्र का गुण होना चाहिए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता सभी होना चाहिए। किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? फ्रीमैन था, या मारिया मॉन्टेसरी, या फिर फ्रेडरिक फ्रोबरेल, या स्टीवेंसन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका फ्रेडरिक फ्रोबरेल ने ये दिया हुआ था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई SCERT जयपुर, या NSRD दिल्ली, या फिर NCERT नई दिल्ली, या फिर SCERT उदयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है NCERT नई दिल्ली। NCERT जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा पर, या अध्यापक केंद्रित, या समाज आधारित, या व्यक्ति आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पर ये जोर देती है। फिर आगे हम देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। तो बाल केंद्रितता का सिद्धांत, या फिर लचीला पाठ्यक्रम, या क्रियाशीलता का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखें तो उपयुक्त सभी ही होगा। पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया जा सकता है 4 वर्ग में, 6 वर्ग में, 2 वर्ग में, या 3 वर्ग में। तो यहाँ पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है अध्यापक के गुणों को। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, या शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, या फिर प्रभावी मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए छात्र केंद्रित शिक्षण का, या व्यक्तिगत विभिन्नता का, या जातिगत भेदभाव का, या फिर हम कहें बालकों की सीखने की जो गति है, जाति हो गया है सीखने की गति का। तो यहाँ पर जातिगत भेदभाव को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो ये नहीं रखना चाहिए कि बात हो रही है जातिगत भेदभाव। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य निरपेक्ष, या सापेक्ष, या एकांकी, या बहुमुखी। तो देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए आपका सापेक्ष होना चाहिए। फिर किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, ये कहा गया है क्रॉनबेक, या टारगर्सन, या एडम्स ने, या रेल्फ टायलर ने, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टारगर्सन तथा एडम्स ने ये कहा है। रेल्फ टायलर ने मूल्यांकन को बताया है शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया बताया है, या फिर शिक्षण प्रक्रिया बताया है, या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया बताया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षण की भूमिका होती है शिक्षक की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की भूमिका होती है उसमें, है ना, बाकी चीज़ नहीं है। सीखने का सर्वोत्तम तरीका है, सीखने का सर्वोत्तम तरीका करना, या फिर पढ़ाना, या फिर सुनना, या देखना। तो करना, हर एक चीज़ को करके देखना है, ठीक है। फिर खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है डाल्टन, या मॉन्टेसरी, या व्याख्यान, या किंडरगार्टन। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि व्याख्यान विधि ये नहीं है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय डाल्टन को जाता है, या फ्रोबरेल को, या जॉन डेवी, या स्टीफन एम कोरे। तो इसका सही आंसर होगा स्टीफन एम कोरे को जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं
जॉन डब्ल्यू वेस्ट या स्टीफन एम कोरे या कर्ट लिविन या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है शिक्षण कार्य करते समय या फिर शिक्षण पूर्व या शिक्षण उपरांत या किसी भी समय? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण कार्य करते समय। फिर आगे हम देखें, क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी है अध्यापक और प्रधान अध्यापक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में। जी हाँ। फिर विद्यालय कार्यविधि में सुधार लाने के लिए ये भी सही है, और छात्रों की अध्ययन संबंधी समस्याओं का हल करने में ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी में ये इसका सही आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष की साझेदारी अनुपात है कि किस तरह से ये दोनों में साझेदारी का अनुपात है? तो ये इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, 25-75 या 50-50 या 55 या 45 या फिर 45-55। तो सबसे पहले केंद्र का फिर राज्य का, तो केंद्र का 55 फिर 45। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या होगी। कितनी होगी? 200 पर। तो 200 पर हो जाएगा आपका 40 के अनुपात में 1 शिक्षक, तो 5। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। लोकसभा में पारित किया गया है, वो किया गया है आपका 4 अगस्त 2009 को। फिर आगे हम देखें, आगे ये है कि 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर जुर्माना होगा। कितना जुर्माना हो सकता है? फीस का 20 गुना है, या फीस का 15 गुना, या फीस का 10 गुना, या उपयुक्त कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है फीस का 10 गुना उन पर जुर्माना लग सकता है। ठीक है। फिर RAT 2009 RTA है। RTA के अंतर्गत जो आम नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं, तो ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं, या फिर ये कि अध्यापकों को भला बुरा करने का अधिकार, या विद्यालय बंद करवाने का अधिकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा इसका, कि ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं होगा। फिर आगे हम देखें, बिना RTA 2009 के तहत बिना सरकारी मान्यता वाले स्कूलों के लिए क्या सज़ा निर्धारित किए गए हैं? स्कूल बंद करना, या फिर 50,000 जुर्माना, या मान्यता प्रदान करना, या पहली बार 1 लाख रुपये का जुर्माना? तो इसका सही आंसर है पहली बार 1 लाख रुपये का जुर्माना ये किया जाएगा, फिर वो बाद में मान्यता ले सकते हैं। ठीक है। फिर आगे हम देखें यहाँ पर कि किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, तो बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी होगी। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? माता पिता की, या स्वयं की छात्र की, या फिर सरकार की, या समाज की? तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, समाज की जिम्मेदारी बनती है। RTA 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? राज्य सरकार, या स्थानीय निकाय, या केंद्र सरकार, या कोई भी? तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार को ये लागू होगा। नवीकरण अनुसंधान योजना निर्माण हेतु राज्य सरकार को तकनीकी व संसाधन कौन उपलब्ध करवाएगा? स्थानीय निकाय, विद्यालय, समाज, या केंद्रीय सरकार? केंद्रीय सरकार। RTA जो है 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य हैं 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता कराना, या फिर सरकार धारा 6 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, या उपयुक्त सभी? तो इसका उपयुक्त सभी, ये सभी सरकार के कर्तव्य हैं। फिर आगे हम देखें, जो शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का कितना प्रतिशत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर ये व्यय करेगा? तो इसका सही आंसर है 25%। फिर आगे हम देखें, RTA 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने
एवं निष्कासन संबंधी प्रतिषेध है। किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश में वंचित नहीं किया जा सकेगा, या फिर प्रवेश पात्र विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, न ही प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित किया जाएगा। उपयुक्त दोनों। अब यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऐसा है तो इसमें से जो है उपरोक्त दोनों है, दोनों ऊपर की जो बातें हैं वो सही है। फिर आगे हम देखें RT 2009 में शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिषेध है। तो शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, या फिर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। फिर 2009 RT के से पूर्व प्रारंभ विद्यालय को मान और मानकों को पूरा करने की अवधि निर्धारित की गई है। कितना दिन दिए गया था उनको, तो प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष, या प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष, या 3 वर्ष, या 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष दिया गया था। 3 वर्ष में वो उनकी मानकों को पूरा करने की अवधि दी गई थी। RT 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है। समिति में 3-4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, या फिर समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी, या उपयुक्त दोनों, या दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। 3/4 सदस्य माता पिता होंगे और 50% उसमें महिलाएं होंगी। फिर यहाँ पर हम जो SMC देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य क्या है, वो ये कि विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, या विकास योजना तैयार करना, उनकी सिफारिश या ऐसे अन्य कृतियों का पालन करना जो विहित किया जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जी हाँ उपरोक्त सभी होगा। फिर RT 2009 के तहत अध्यापकों के क्या कर्तव्य हैं, तो विद्यालय में नियमित व समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम संचालन उसे पूरा करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किया जाए, और उपयुक्त में से सभी। तो ये जी हाँ उपरोक्त सभी ये है। आशा है आप लोगों को सारे विषय वस्तु समझ में आ गए होंगे। एक बड़ा विषय था, हमने 1 घंटा से भी ज़्यादा इसको समय दिया है, तो इस परिश्रम के लिए आपको एक लाइक तो बनता ही है ना। एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ पर कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, और भी ऐसे विषय वस्तु लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।